हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाता है, क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, क्या उसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। और पॉलिटी में जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर ओपन करके रखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एनसीईआरटी का पीडीएफ फाइल है उसको यहाँ पर ओपन करके रखा है। और यहाँ पर अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल को बताया गया है कि जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं, पहला जो पेज है, तो उसमें एक स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया, फुटबॉल है ना। तो फुटबॉल में एक नियम है, आप देखेंगे कि हम फुटबॉल को सिर्फ अपने पैरों से ही खेल सकते हैं। अगर हम उसको हाथों से खेलने लगे तो हम उसको फुटबॉल नहीं कहेंगे। तो इसीलिए खेल के लिए जैसे नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप नियम को चेंज करोगे तो खेल वैसा खेल नहीं रहेगा, फिर खेल भी बदल जाएगा। क्रिकेट में अपना नियम होता है, बास्केटबॉल में अपना नियम होता है। तो उसी तरीके से दोस्तों समाज में और देश में भी नियम और कानून बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम नियम और कानून और अपने समाज में जो अप्लाई होता है उसको चेंज करेंगे तो समाज भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए किसी भी खेल में हो चाहे देश में हो, नियम और कानून हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नियम और कानून नहीं होंगे तो हम उस पर्टिकुलर चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं खेल पाएंगे, जैसे हम नियम और कानून के साथ में खेलते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, लाइक दीज गेम्स अ सोसाइटी also has a constitutive rule that makes it what it is and differentiate it from other kind of societies, है ना। तो जैसे स्पोर्ट्स में एक फंडामेंटल रूल्स होता है, उसी तरीके से समाज में भी एक फंडामेंटल रूल्स होता है, जिसको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, यहाँ पर हम उसको बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स करके ये लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। और अगर हम उस बेसिक रूल्स को चेंज करेंगे तो हमारा समाज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में मेल और फीमेल को एक बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर जब आप सऊदी अरबिया जाओगे तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इक्वल राइट्स मेल और फीमेल को नहीं देता। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किया वैसे ही समाज भी चेंज हो गया। हमारे देश का कल्चर और सोसाइटी अलग है, सऊदी अरेबिया के देश का कल्चर और सोसाइटी अलग है मित्रों, है ना। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एक बेसिक फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस हम एज अ सिटीजन फॉलो करते हैं हमारे देश में, और जो ऑथराइज्ड होता है ना, और जो रिटन फॉर्मेट में होता है, जो सुप्रीम लॉ होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से दोस्तों देख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये देखिए जो पहला पेज आ रहा है, पहले पेज में जो आप यहाँ पर इमेज देख पाएंगे, इस इमेज में नेहरू जी एक असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि भाई ये असेंबली कौन सी असेंबली है दोस्तों, ये वही असेंबली है जिसने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में हो गया था, रात को सोए सुबह उठे तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके लिए सालों मेहनत करना पड़ा था। और अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताना चाहूं तो जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस चल रहा था, इसको हम कहते हैं आजादी की लड़ाई, जब हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसी समय से हमने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिजाइन बनाना चालू कर दिया था दोस्तों, है ना। ऑफिशियल रूप से हम इस पर्टिकुलर असेंबली की डिमांड करते हैं 1934 में। यहां पर आप देख सकते हो दिया हुआ है 1934 में हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक डिमांड करते हैं, जो फाइनली बनता है 1946 में। अब कुछ हमारे दोस्त पूछते हैं कि सर आज़ादी तो हमें 1947 में मिली है, तो ये जो असेंबली है जहां पर आप देख सकते हैं नेहरू जी बाकी लोगों को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, तो ये 1946 में कैसे बन गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज़ादी भले ही हमें 1947 में मिली है, लेकिन वो 1946 में लगभग फिक्स हो चुका था कि हमें आज़ादी मिलने वाली है, तब जाके फिर ये पर्टिकुलर असेंबली बना था। और अगर आप इस पर्टिकुलर असेंबली में देखोगे तो इसमें बहुत से लोग आपको देखने को मिलेगा, लगभग 300 के आसपास यहाँ पर मेंबर्स थे, पूरे देश भर से थे।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली या कोलकाता से आते थे, वो पूरे देश भर से लोग, सेलेक्टेड लोग यहाँ पर थे, जो हर समुदाय, हर वर्ग, हर पर्टिकुलर रिलीजन, हर पर्टिकुलर कास्ट को यहाँ पर बिलोंग करते थे दोस्तों। और अगर मैं प्रिसाइज जाऊं तो यहाँ पर एग्जैक्टली 299 मेंबर्स थे। इनकी जो पहली मीटिंग होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 1946 में दोस्तों इनकी पहली मीटिंग होती है, और लगभग ये लेते हैं 3 साल का समय में। इसीलिए यहाँ पर लगभग अप्रॉक्स शब्द का यूज कर रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप जाएंगे तो इन्होंने लिया था 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय, 2 years 11 month and 18 days, है ना। तो इसीलिए हम लगभग में इसको 3 साल मान लेते हैं। तो दिसंबर 1946 से इन्होंने स्टार्ट किया था और नवंबर 1949 में इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। जो डेट, एग्जैक्ट डेट है वो है 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 स्टार्ट कब किया? दिसंबर 1946 से, और खत्म कब किया? नवंबर 1949। एग्जैक्ट डेट इज 26 नवंबर 1949। और रिसेंटली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस 26 नवंबर दिन को मेमोरेबल बना देने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों, है ना। तो अब हम याद रखिएगा 26 नवंबर को किस डेट के नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। और उसके 2 महीने बाद देखिए 26 नवंबर 1949 में हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन हमने उस दिन जो है उसको अपनाया नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको पूरे देश में इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने 2 महीने वेट किए। दैट इज 26 नवंबर के बाद आता है 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर के बाद आता है 26 जनवरी, लेकिन ईयर चेंज हो जाएगा, 1949 से 1950 हो जाएगा। तो हमने 2 महीना वेट करके 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया। अब आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि हमने ये 2 महीने का वेट क्यों किया, क्या थे इसके पीछे के रीजन, हमने 1950 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुना, है ना। सो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। ओके, यस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, उनको मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। तो आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठेंगे और जो जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको हाईलाइटेड दिख रहा है उसको आप लोग भी दोस्तों हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मेरी आवाज़ आपको बहुत फास्ट लग रही होगी तो थोड़ा सा जो स्पीड वाले सेक्शन में जाके स्पीड कम भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर आप देखिएगा कि लिखा हुआ है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हर जगह है ऑलमोस्ट, है ना, चाहे वो कैसा भी देश हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन अगर कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल भारत अगर अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, कंपलसरी है। अमेरिका अगर अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है तो अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत होती है, इंपॉर्टेंस होता है, एक एक करके इसको हम समझते हैं। पहला यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अवर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों हमें ये बताता है कि हमारे देश का जो सोसाइटी है उसका बेसिक नेचर कैसे है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि अगर आप हमारे देश के सोसाइटी को देखोगे तो हमारे देश का सोसाइटी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें बहुत बेसिक वैल्यूज आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में इक्वालिटी है, हमारे देश में लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, कि हम सभी को क्या है दोस्तों, आज़ादी है। हमारे देश में ब्रदरहुड है, हमारे देश में सोशल हार्मोनी है, हमारे देश में सेक्युलरिज्म है ना। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से आपको पता चला? ये सभी चीज़ें हमारे देश के सोसाइटी के बारे में पता चला कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी तरीके से जब आप सऊदी अरबिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ इतनी इक्वालिटी लिबर्टी नहीं है। वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरे रिलीजन अदर देन इस्लाम वहाँ पर ओपन प्रैक्टिसेस अपने रिलीजन का नहीं कर सकता। वहाँ पर विमेन को उतना ज़्यादा लिबर्टी नहीं है जितना मेन को है ना। सो इक्वालिटी इज ऑल्सो नॉट देयर एज वेल एज रिलीजियस फ्रीडम इज ऑल्सो नॉट देयर, है ना। तो वहाँ का जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि बैकवर्ड है, या फिर एक नैरो माइंडसेट आप बोल सकते हैं। ये मॉडर्न जो हमारा थिंकिंग है उसके साथ में रिलेट
नहीं करता, है ना। तो इस तरीके से आप सोसाइटी को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड, है ना। तो हम दोस्तों एक पर्टिकुलर होप करते हैं, एक एक हमें आशा होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ के ये समझ जाते हैं कि हमारा देश जो है वो कैसे गवर्न होने वाला है ना। तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दोस्तों। तो चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम हमारे देश में लीडर्स को इलेक्ट करेंगे अपने वोट के माध्यम से। अगर वो परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं या फिर रीअपॉइंट कर सकते हैं अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो। अगर गवर्नमेंट कोई गलत लॉ बना रही है तो हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये सभी राइट्स हमको मिला हुआ है बिकॉज हम कहाँ हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है। ओके, यस। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं केस स्टडी आपको देखने को मिलेगा जो नेपाल का केस स्टडी है। और यहाँ पर जो आपको दो फोटोज देख रहे हैं वो भी नेपाल का ही है बेटा, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो एक बहुत ही खूबसूरत केस स्टडी है जो ये बताता है कि कैसे लोग अगर एक साथ मिल जाए तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 1990 से पहले जो नेपाल था वहाँ पर पूरा डायनेस्टिक सक्सेशन चलता था, मोनार्किक सिस्टम चलता था, राजा रानी जो है वो वहाँ पर रूल किया करते थे। लेकिन 1990 में एक स्ट्रगल हुआ, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन उसमें भी फाइनल अथॉरिटी, फाइनल जो पावर था वो राजा के पास ही था, किंग के पास ही था, है ना। लगभग ये सिस्टम जो है 12 सालों तक चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1990 जो है और यहाँ पर 12 सालों तक चला, 2002 तक ऐसे ही चलता रहा। फिर वहाँ के राजा ने ये डिसाइड किया कि यार कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्यों रखें, है ना। तो वहाँ के राजा का नाम था ज्ञानेंद्र, किंग ज्ञानेंद्र। तो किंग ज्ञानेंद्र ने ये सोचा कि यार इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम क्यों रखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी हटाया जाए और अपना पर्टिकुलर सेटअप किया जाए, मोनार्किक सिस्टम फिर से वापस लाया जाए, है ना। तो किंग इस दिशा में काम करते हैं और किंग सफल हो जाते हैं 2005 में। और 2005 में फिर से नेपाल क्या हो जाता है? एक मोनार्किक नेशन बन जाता है दोस्तों। फिर अगले साल लोगों का फिर प्रोटेस्ट चालू होता है 2006 में और फाइनली 2008 में जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है दोस्तों। और 2015 में उन्होंने अपना फाइनल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया। तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको रिकैप दे देता हूँ नेपाल की केस स्टडी का। बिफोर 1990 नेपाल एक मोनार्किक कंट्री था, राजा रानी वाला सिस्टम था। 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है लेकिन वहां भी फाइनल अथॉरिटी किसके पास था, फाइनल पावर किसके पास था? राजा के पास था, राजा ज्ञानेंद्र, किंग ज्ञानेंद्र। फिर ये जो मॉडल है वो लगभग 12 सालों तक चलता है। 2002 में राजा प्लान करता है कि मैं अपना खोया हुआ पावर फिर से वापस लेके आऊंगा और ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दूंगा। तो वो सफल हो जाता है 2005 में। 2005 में फिर से मोनार्किक सिस्टम आ जाता है। अगले साल 2006 में लोग बाग फिर से इकट्ठा होते हैं, फिर से प्रोटेस्ट चालू होता है और फाइनली 2008 में नेपाल फिर से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है दोस्तों। और फाइनली 2015 में वहाँ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो ये यहाँ पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, ये यहाँ पर जो केस स्टडी आप देखेंगे ना तो इसमें आपको पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता सकता हूँ कि जो नेपाल है, अगर आप देखेंगे एक छोटा सा देश है लेकिन वहाँ लोगों ने मिलकर मोनार्किक सिस्टम को हरा दिया। तो लोग अगर एक साथ आ जाए, कॉमन जो पीपल हैं अगर वो एक साथ आ जाए तो वो बड़े से बड़े सत्ता को भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया नेपाल का केस स्टडी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव, प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ, है ना। तो यहाँ पर जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है फंडामेंटल रूल्स, एक बेसिक रूल्स, है ना। और अगर डे टू डे लाइफ में अगर अपन देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल की मैंने एग्जांपल दी थी आपको स्टार्टिंग में, तो फुटबॉल में हम पैरों का ही यूज करते हैं, ये उसका एक बेसिक रूल है। अगर आप इसको बदल दोगे तो फुटबॉल नहीं रहेगा, है ना। तो ये आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, Why did the people of Nepal want a new constitution? जो लोग हैं नेपाल के वो नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते हैं? तो दोस्तों
वो राजा से परेशान हो गए थे, उनके वन साइडेड रूल से परेशान हो गए थे, उनके एक्सप्लॉयटेशन से परेशान हो गए थे, इसीलिए उनको अपना गवर्नमेंट चाहिए था, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना। अब्राहम लिंकन का बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। अब्राहम लिंकन जी जो है वो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यहां देखिए नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशन को जो सेकेंड पर्पस होता है वो क्या है कि किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को बताना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने श्रीलंका का देखा, तो श्रीलंका में 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन वो प्योर डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी किसके पास था, राजा के पास था, है ना। तो फिर श्रीलंका कब बनता है, 2008 में, है ना, जब वहां का मोनार्किक सिस्टम खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के आप बता सकते हैं कि कौन सा देश कितना डेमोक्रेटिक है, या मोनार्किक है, या डिक्टेटरशिप है, या मिलिट्री फॉर्म है ना। ये आप बता सकते हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के। जैसे अगर आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली लिखा है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लोगों के द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुन कर आएगा, इलेक्ट होकर आएगा, है ना। अगर हम नहीं चुनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में तो डायरेक्टली हम चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा है तो वो चुनाव होगा वहां पर, लेकिन उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, जहां पर हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स फर्दर मेंबर ऑफ जो राज्यसभा होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। हालांकि मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, दोनों को ही हम किस नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपी, है ना। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम कहते हैं दोनों हाउसेस के मेंबर्स को, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम को भी क्या करता है फ्रेंड्स, डिफाइन करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट है, in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly ऑन अवर बिहाफ। तो जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि दो टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है कि फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, जहां पर हम जो है आप खुद सभी चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, है ना। तो इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है जो हमारे बिहाफ में पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज में बैठते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, है ना। तो हम फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें जो लीडर्स होते हैं वो डायरेक्ट जनता से पूछ के हर डिसीजन को लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में हर डिसीजन को जनता से पूछ के नहीं लिया जाता, जनता से आइडियाज लिए जाते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं दोस्तों। और ये हमारे जैसे बड़े देशों के लिए एक सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है, however there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने हमारे लीडर्स को तो चूज कर लिया और जिस समय चुनाव था उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर हमसे वोट भी ले लिया, लेकिन हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद वो जनता को भूल जाए, वो जनता से ही गलत ट्रीटमेंट करने लगे, गलत व्यवहार करने लगे। तो इसका क्या इलाज है दोस्तों, तो इसका भी इलाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है कि हमें दोस्तों एक सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, एक बेसिक राइट्स मिला हुआ है जिसको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई ग्रुप हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, कोई भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अगर कोई भी उसको एक्सप्लॉइट करता है तो डायरेक्टली हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं दोस्तों। वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, है ना। उससे पहले एक मैं छोटा सा आपको यहाँ पर केस स्टडी बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, एक टीचर एक लड़के को मॉनिटर डिसाइड करती है जो थोड़ा सा बदमाश प्रवृत्ति का रहता है ना। तो वो जो लड़का है वो अपने पावर का मिसयूज करता है, जो उसका एक दुश्मन रहता है, मतलब अब जैसे फ्रेंड सर्कल में बन जाते हैं ना, किसी से नहीं बनता तो फिर हम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये जो लड़का है आप देख सकते हैं इमेज में, ये दूसरा जो इनोसेंट लड़का होता है, निर्दोष, जो कुछ नहीं कर रहा होता है, सिंपल अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए मैम से झूठी शिकायत कर देता है कि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है ना। और लास्ट में उस बेचारे को पनिशमेंट मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये लास्ट में बहुत खुश हो रहा है कि वाह मैंने इसको पनिशमेंट दिला दिया, जबकि इसने कोई गलती
नहीं किया हुआ होता है ना। तो इससे पर्टिकुलर हमें क्या एक मैसेज मिलता है, हमें ये मैसेज मिला दोस्तों कि अगर गलत पर्सन अपॉइंट हो जाता है उस पावर फुल पोस्ट पर, तो वो अपने पावर्स का मिसयूज भी कर सकता है। इसीलिए हमें सिक्योरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने पावर का मिसयूज करना चाहे तो भी वो ना कर सके, है ना। गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये लिमिटेशन कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में लिखी हुई है कि हमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जिसका एक्सप्लॉयटेशन कोई भी नहीं कर सकता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। इन व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिस यूजिंग हिज पावर? तो बिल्कुल वो पावर को अपना मिस यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इनोसेंट बच्चे को सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है अपने पावर का गलत उपयोग करके, है ना। उसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा पढ़िए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ मिनिस्टर मिस यूजिंग हिज पावर। तो इसमें आपको टोटल 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इसमें से आप एक चूज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दैट व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू थिंक दैट विच ऑफ दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पढ़ते हैं Another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group, है ना। तो यहाँ पर एक कोई भी समाज आप लीजिए, चाहे भारत लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, किसी भी समाज में लीजिए आप, 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। एक होता है दोस्तों मेजोरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, जैसे हमने श्रीलंका के केस में देखा था। अगर आपको पता नहीं, क्योंकि आप उसको आगे के चैप्टर्स में देखोगे, क्लास 10th में देखोगे श्रीलंका का जो केस स्टडी है, तो श्रीलंका में क्या हुआ था कि मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, जिसकी वजह से वहाँ सिविल वॉर हो जाता है दोस्तों, है ना। कहाँ? श्रीलंका में। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ एक क्लास है जहाँ पर लड़कों की संख्या, है ना, गर्ल्स से ज़्यादा है, बॉयज़ की संख्या गर्ल्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोनों स्पोर्ट्स खेलने को लेके टीचर से जिद कर रहे हैं। लड़के बोलते हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है, लड़कियाँ बोलती हैं कि हमें बास्केटबॉल खेलना है। ओके, तो टीचर क्या कराती हैं? सिंपली वोटिंग कराती हैं, जिनका ज़्यादा वोट होगा वो वाला गेम वहाँ पर खिलाया जाएगा, है ना। तो टीचर जो है जब वोटिंग करती है तो ऑब्वियसली लड़कों का संख्या ज़्यादा है, तो लड़के जीत जाते हैं बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, और लड़कियां हार जाती हैं। तो इसीलिए लड़कियां लास्ट में रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम कुछ ऐसा भी अलग मेथड निकालिए जिससे कि हम भी कभी खेल पाएँ, अदरवाइज तो हमेशा लड़के ही जीत जाएंगे और लड़के ही अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय करेंगे, हम कभी एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ ये वाला पॉइंट को आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसीलिए क्या बहुत ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जो माइनॉरिटी हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। मेजोरिटी अपने डिसीजन को इम्पोज कर रहे हैं, माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम है उनको यहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा है। इसी को हम कहते हैं टायरनी। टायरनी मतलब क्या होता है? अत्याचार, एक्सप्लॉइटेशन, जहां पर जो पावरफुल ग्रुप है वो वीकर ग्रुप को एक्सप्लॉइट करता है ना, अत्याचार करता है। तो इसको हमने यहाँ पर क्या लिखा है? टायरनी लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों ये बड़ा ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जो चीज़ मेजोरिटी के लिए होगा वो चीज़ माइनॉरिटी के लिए होगा। अगर मेजोरिटी स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं तो माइनॉरिटी भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं। अगर मेजोरिटी स्पोर्ट्स एंजॉय करेंगे तो माइनॉरिटीज को भी स्पोर्ट्स एंजॉय करने का उतना ही इक्वल अधिकार है ना। आगे बढ़ते हैं। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority, है ना। This can refer to one community dominating another, that is inter-community domination, or members of one community dominating other, which within the same community, that is intra-community domination। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए कि कई बार क्या होता है कि हमारे देश के अंदर,
है ना। एक कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है वो दूसरे कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करती है, तो इसको हम कहते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, है ना। जैसे हम इंटरनेट देखते हैं ना, तो इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं उसमें। तो इसी तरीके से इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन मतलब कि काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ होते हैं जिसमें जो बड़ा कम्युनिटी होता है वो छोटे कम्युनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। अब एक होता है इंट्रानेट जिसमें सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस, है ना। तो वहाँ पर एक कम्युनिटी के अंदर ही कुछ लोग बाकी लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदू एक रिलीजन है, एक कम्युनिटी है ना। तो उसके अंदर में दो ग्रुप्स आपको देखने को मिलेगा, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। तो अपर कास्ट लोअर कास्ट का काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है अपर कास्ट के द्वारा। तो ये क्या हुआ, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस हुआ, जहां पर एक ही कम्युनिटी के अंदर में अपर कास्ट लोअर कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। आई होप द पिक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये है इंटर कम्युनिटी डोमिनेंट, है ना, जहां पर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और एक है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंट जहां पर एक कम्युनिटी के अंदर ही एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जैसे कि हिंदू रिलीजन के अंदर ही अपर कास्ट लोअर कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इन अ माइनॉरिटी इन द अबव स्टोरी बोर्ड, इन व्हाट वे इज द माइनॉरिटी बीइंग डोमिनेटेड बाय द डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी। तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसको आंसर करें कि माइनॉरिटी कौन है, मेजोरिटी कौन है, मेजोरिटी कैसे माइनॉरिटी का यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। थोड़ा सा सोचिए और फिर इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम अवर सेल्फ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ही हमसे बचाता है। अब ये कैसे हुआ, देखिए दोस्तों, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं देश का सबसे सुप्रीम लीडर बन जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब मुझे मान लीजिए कि एक कम्युनिटी से बहुत नफरत है, तो मैं क्या करूंगा, उस कम्युनिटी को देश से बाहर कर दूंगा, है ना। तो क्या ये हमारे देश के लिए सही हुआ? ये देश के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों खराब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देश में डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उन लोगों को बाहर कर देंगे जिनको पसंद नहीं करते, तो ये देश की डाइवर्सिटी के साथ में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, खिलवाड़ हो जाएगा, है ना। और वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा देश के लिए। ओके, तो इससे कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप माइनॉरिटी के साथ में एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं चाह कर भी उनको बाहर नहीं निकाल सकता। अंडरस्टूड? तो मैं चाह तो रहा हूं लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? बिकॉज ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गलत काम करने से भी रोकता है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर एक केस स्टडी है। चलिए दोस्तों, ये जो केस स्टडी है ना उसको देख ही लेते हैं, तब थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर पाओगे, है ना। तो केस स्टडी को थोड़ा देख ही लेते हैं। देखिए, एक बच्ची होती है ना। अब वो जो बच्ची है अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है, लेकिन साथ में उसका एक टीवी का शो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, और उसको भी देखना उसको बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है ना। तो वो अभी डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है, यार कि टीवी देखूं कि पढ़ाई करूं, टीवी देखूं कि पढ़ाई करूं। तो फिर वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करती है कि मम्मी पापा, कल मेरा एग्जामिनेशन है, मुझे रिवीजन करना है, अगर आप लोग टीवी देखते रहेंगे तो मुझे भी टीवी देखने का मन होगा, तो प्लीज़ आप लोग भी मत देखिए, ताकि मैं जो है अपना रिवीजन अच्छे से कर सकूं। तो उनके मम्मी पापा मान जाते हैं, और फिर वो लड़की पढ़ाई करती है, रिवीजन करती है, और वो बताती है कि लास्ट में जब वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चन उस रिवीजन से फंसे थे, जो उसने टीवी ना देखने की बजाय जब उसने लास्ट में रिवीजन किया था, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन उसके एग्जामिनेशन में आए थे, है ना। तो उसने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। ओके, तो यही पर बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम जैसे इन्होंने एक रूल बनाया कि नहीं यार मुझे अपने एग्जाम को प्रायोरिटी देना है, तो उसी तरीके से हमारे देश में भी अगर ऐसा रूल और रेगुलेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो हमें गलत डिसीजन लेने से रोकता है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, for example, it is possible that many people who live in democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious. Acrimonious मतलब होता है दोस्तों कि पार्टी जो है काफ़ी गलत काम कर रही है, करप्शन हो रहा है।
फाइन, अब गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए आपको डिक्टेटर होना बहुत ज़रूरी है एक पार्टी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी फायदेमंद हो कि एक पार्टी को कंट्रोल करने के लिए डिक्टेटर होना है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं रहेगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि उस पार्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा एक बोलना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा और वो पार्टी आगे जाके टूटने लगेगी, है ना। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए डिक्टेटरशिप काम नहीं आता। हो सकता है कि हमें लग रहा हो डिक्टेटरशिप आना चाहिए, लेकिन वो गलत होगा लॉन्ग टर्म में। इसीलिए हमें बाकी लोगों से भी कंसल्टेशन करना चाहिए, बाकी लोगों से भी जानना चाहिए कि हम किसी चीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ओके, आया समझ में? तो एक सिंपल सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गलत डिसीजन लेने से भी रोकता है ना। और हम अपने देश में डिक्टेटरशिप अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा ही नहीं है। चाहे हम इंडिविजुअल हों, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टी में हों, चाहे देश की बात करें, है ना, डिक्टेटरशिप इज नॉट अलाउड। फाइन, आई होप द पिक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अब यहां पर देखेंगे A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom, है ना। तो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, फॉर एग्जांपल बात करूं, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। तो जो बातें फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स है, आप उसमें इजी चेंजेस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Why was Shabnam happy that she had not watched TV? What could you have done in a similar situation? है ना। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, जैसे शबनम ने वहां पर टीवी देखना मना कर दिया कि नहीं यार मेरे को एक बहुत बड़े चीज के लिए तैयारी कर रही हूं, तो उसको मेरे को प्रायोरिटी देना है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या डिसीजन लेते? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोस्तों बताइएगा, है ना। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको अच्छे से करिएगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा लॉन्ग स्ट्रगल रहा है इंडिपेंडेंस का, है ना, तो उससे हमें समझ में आया कि हम डिक्टेटरशिप में नहीं जा सकते। ओके, हम मिलिट्री फॉर्म में नहीं जा सकते। हमें अपने देश में डेमोक्रेसी ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमें कहाँ से पता चला? ब्रिटिश रूल से, कि ब्रिटिश रूल में हमारे साथ बहुत अत्याचार होता था, बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, हमें अपना डिसीजन लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। तो ऐसे पर्टिकुलर एक्सप्लॉयटेटिव एनवायरनमेंट से हमने सीखा कि हमारे देश में हमको क्या इंप्लीमेंट करना है? डेमोक्रेसी। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जहां पर लगभग 300 मेंबर्स थे, और मीटिंग स्टार्ट होता है दिसंबर 1946 में, एंड होगा नवंबर 1946। 26 जनवरी को हमारा देश देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो चुका था? रेडी हो चुका था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950, है ना। क्यों 2 महीने का गैप आता है? ये मैंने आपको होमवर्क ऑलरेडी दिया हुआ है फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक इमेज भी है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, ओके, कि यहाँ इस इमेज में जो हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो आ रहे हैं, और बाकी जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो उनको वेलकम कर रहे हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, वो अपने आप में काफ़ी खास था, क्योंकि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता था। पूरे देश भर के लोग वहाँ पर आए हुए थे, उसमें मेंबर्स थे, है ना। और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त मैच्योरिटी दिखाई कि अगर मान लीजिए किसी ग्रुप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ विरोधाभास है, या कुछ डिस्प्यूट है,
तो उन्होंने ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो काफ़ी अच्छे से मीटिंग किए, काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किए और उसके बाद में म्यूचुअल कंसेंसस से, आपसी समझदारी से, आपसी सहमति से एग्रीमेंट किया, जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आप देख सकते हैं नतीजा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 70 साल पहले, 70-75 साल पहले इम्प्लीमेंट हुआ था। आज भी उतने ही शालीनता के साथ में सभी उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं और इतना डाइवर्सिटी हमारे देश में, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात नहीं करता। ये अपने आप पे कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेस की निशानी है दोस्तों, है ना। यस, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट है, यहाँ पर फीचर्स वाला पॉइंट हम आगे यहाँ पर से डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ से आप देखेंगे कि जब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो डिस्कस कर रहे थे, तो उनके पास ऐसा नहीं कि कोई चैलेंजेस नहीं था, उनके पास में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे दोस्तों। क्योंकि पहला चैलेंजेस तो हमारे देश का डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा लैंग्वेज, इतना ज़्यादा रिलीजन, इतना ज़्यादा कल्चर, है ना। और उसमें एक आपको बैलेंस बनाना है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। और उसी समय क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, अगर आपको याद होगा 1947 में, है ना, भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। तो पार्टीशन के बाद में बहुत ज़्यादा लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे, बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उन लोगों को आप कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, कैसे उनका पूरा अरेंजमेंट करोगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। इसके बाद आप देखेंगे प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स जो राजा रजवाड़े लोग रूल करते थे, जैसे आप देखेंगे राजस्थान का बहुत सारा एरिया उसमें आ जाता है ना, हैदराबाद उसमें आ जाता है। हैदराबाद भी पहले प्रिंसली स्टेट था, है ना। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास में ऑप्शन था, या तो वो पाकिस्तान जा सकते थे, या तो वो भारत में आ सकते थे, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे एक देश की तरह। तो उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था दोस्तों, है ना। उसके बाद में हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो सोशल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। उन सभी चीज़ों में बैलेंस बैठाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 3 साल लगा और बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे डिस्कशन किया गया, तब जाके एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट बना जो इतने साल हो जाने के बावजूद आज भी बहुत स्ट्रांग तरीके से खड़ा हुआ है। और हमारा देश जो है वो पूरे दुनिया के सामने एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है दोस्तों, कि कैसे इतना डाइवर्स कल्चर, इतना डाइवर्स पॉपुलेशन होने के बावजूद हम इतना ब्रदरहुड, सोशल हार्मोनी के साथ में रहते हैं, है ना। तो ये पूरी दुनिया के सामने आज भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारत एक खुद में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, जिन्हें हम आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला जो मेन कमेटी था, उनके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, है ना। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा पर्सनालिटी है दोस्तों। और उन्होंने कहा था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और उसमें जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़, डिप्रेस्ड क्लास कम्युनिटीज़ को हम सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी दे रहे हैं, इसके बावजूद उनको अपने से ऊपर उठना पड़ेगा, वरना जो अपर कास्ट है वो उनको दबा के ही रखेगी, है ना। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन और बाकी सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस किया, काफ़ी एफर्ट डाला, ताकि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं वो अपने से जो है वो ऊपर आ सके दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट है। ओके, यस, अब इसके बाद एक एक करके हम सभी फीचर्स को समझते चलते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला फीचर है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारे देश का एक गवर्नमेंट है ना, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। फेडरलिज्म मतलब होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हम पावर को वर्टिकली शेयर करते हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, है ना। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। पहले लोकल गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन 1992 में हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट भी आया। तो कुछ पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दिया है। जैसे लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो जो पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से हमने
पावर को शेयर किया हुआ है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, और इसी मॉडल को, इसी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। आई होप द पिक्चर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, लोकल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, तो ये सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियर तरीके से लिखी हुई हैं फ्रेंड्स, है ना। इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो उसके लिए जुडिशरी है ना, जुडिशरी फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी जो गवर्नमेंट्स है वो ऑटोनोमस काम करते हैं। ऑटोनोमस मतलब कि एक दूसरे के साथ में तो काम करते ही हैं, लेकिन जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, जो उनको पावर्स मिले हुए हैं, उससे रिलेटेड वो डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पावर है फॉरेन रिलेशन के रिलेटेड, है ना। तो भारत का रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसा होगा, चाइना के साथ कैसा होगा, तो इसका डिसीजन कौन ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरीके से हमारे देश में एग्रीकल्चर आता है दोस्तों स्टेट वाले लिस्ट में। तो एग्रीकल्चर में हम कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो इन सभी चीज़ों का जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है ना। तो इस तरीके से पावर को हमने बहुत अच्छे से क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है ना। आपके घरों तक पानी कैसे पहुंचेगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके डोमेन में आता है, लोकल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है ना। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइंड है, ओके। और सभी अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें से एक भाग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक जो उसका भाग है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जिसको हम कहते हैं एसजीएसटी, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। और जो हम म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम को तो प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स तो पे करते ही हैं। तो सभी को पैसा मिल रहा है, सभी के पास पैसा है, और वो अपना एक पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं अपने अपने एरियाज में, है ना। कोई भी गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर पैसे के लिए डिपेंडेंट नहीं है, सभी के पास में अपना सेल्फ रेवेन्यू का सोर्सेस है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, The Constitution contains list that details the issues that each tier of government can make laws on। अब ये सभी चीजें कहाँ पर लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या है, लोकल गवर्नमेंट का पावर क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। उसके बाद में पैसा उनको कहाँ से मिलेगा, मनी उनको कहाँ से मिलेगा, ये भी स्पेसिफाइड है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेरली एग्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, है ना। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बता रहा था कि सभी का अपना अपना पावर है, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसा कहा स्टेट गवर्नमेंट को एज इट इज वैसा ही करना है ना। स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन, जो भी उनका पावर है उसके रिलेटेड ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर है दोस्तों। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पपेट गवर्नमेंट्स नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ओके। All governments in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government। और हम सब जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स के भी रूल्स को फॉलो करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल को भी फॉलो करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर यहाँ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ ये वाला जो आप पढ़ेंगे पॉइंट को, तो इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि हमें क्या मिला हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारे देश में सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने का काम करता है। क्योंकि आज गरीब के पास भी, अनपढ़ के पास भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वोटिंग करने का अधिकार है। तो चूंकि उनको वोटिंग करने का अधिकार है, इसीलिए पॉलिटिशियंस उनके पास जाते हैं, उनके लिए बात करते हैं, और उनके लिए पॉलिसीज भी बनाते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके दोस्तों, है ना। इमेजिन करिए कि अगर गरीबों को, अनपढ़ों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, तो ये पॉलिटिशियन उनको कभी भी पूछते नहीं, है ना। यस, सो दैट इज वाई दिस इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वोटिंग, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगा जो
सबसे बड़ा मंच होगा जहां पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, सिमिलरली आपका सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, जहां पर 2 हाउसेस हैं, एक को कहा जाता है लोकसभा और एक को कहा जाता है राज्यसभा, है ना। दोनों हाउसेस से आपको जो बिल होता है, जो कच्चा चिट्ठा होता है नियम कानून का, उसको पास कराना जरूरी है, तब जाके वो बिल क्या बनेगा, लॉ बनेगा, प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर के बाद में, है ना। तो ये रहा एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर बैठते हैं एज ए एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। तो वो सभी इलेक्टेड होते हैं, तो उनको इलेक्ट कौन करा रहे हैं, हम वोटर्स वोट करते हैं, तब जाके वो वहां पर चुनाव जीत कर बैठते हैं दोस्तों। एट द सेम टाइम एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, अगर आप एक सर्टेन एज को फुलफिल कर लेते हैं तो आप भी इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। आप भी वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ओके। तो ये भी आपको इक्वालिटी मिली हुई है, राइट टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन एज वेल एज राइट टू वोट इन द इलेक्शन, है ना। ये आपको राइट्स मिला हुआ है। उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। तो हमने हमारे देश में 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो कानून को बनाता है, ओके। एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी मान लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं कुछ दिक्कत हो गई, तो जुडिशरी फिर उसको सॉल्व करने का काम करता है दोस्तों, है ना। तो यहां पर तीनों को हमने सेपरेट कर दिया है ना। तो कानून सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर बना सकता है, अंडरस्टूड। जैसे पार्लियामेंट हो गया, स्टेट असेंबलीज हो गए, इसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसको इंप्लीमेंट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, इंप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। जैसे कलेक्टर साहब होते हैं ना, वैसे उसको इंप्लीमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास है। और मान लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका निपटारा, उसका सॉल्यूशन, उसका रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी कर सकता है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से हमने तीनों के पावर को सेपरेट कर दिया है ताकि एक दूसरे को कोई डोमिनेट ना कर सके, है ना। और एट द सेम टाइम मान लेते हैं कि हमने लेजिस्लेचर को दिया है कि वो कोई भी पावर, कोई भी लॉ बना सकते हैं, ओके। तो मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो ये तो फिर गलत हो गया ना देश में। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चैलेंज किया जा सकता है जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर आप जाके उसे चैलेंज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये स्पेशल पावर है कि वो देख सकता है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली से पास हुआ है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर वो लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो जुडिशरी उन लॉज को रिजेक्ट भी कर सकता है दोस्तों। इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जुडिशरी का, क्योंकि अगर ऐसा चेक हम नहीं करेंगे तो फिर पार्लियामेंट तो कोई भी लॉ बना देगी, एंटी नेशनल लॉ भी बना देगी, है ना। तो इसीलिए ये चेक करना जरूरी है जुडिशरी के माध्यम से, ताकि बैलेंस आ सके। इसीलिए हम लोग इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं, ओके। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ मेंबर्स जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं ताकि एग्जीक्यूटिव्स के पावर को थोड़ा सा कम किया जा सके। आप जानते हैं कि जो कलेक्टर है और मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर बड़ा होता है, कलेक्टर छोटा होता है दोस्तों। हालांकि दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिनिस्टर लोगों से चुन के आया है, कलेक्टर साहब एग्जाम फाइट करके आए हैं, है ना। तो लोगों का डिसीजन सबसे बड़ा होता है डेमोक्रेसी में, इसीलिए मिनिस्टर्स को ऊपर रखा गया है, कलेक्टर को नीचे रखा गया है। इसीलिए मिनिस्टर कलेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं, कलेक्टर मिनिस्टर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए थियोरेटिकली थोड़ा सा ज्यादा पावर हमने मिनिस्टर्स को दिया है ना। मिनिस्टर्स भी इंपॉर्टेंट है और कलेक्टर्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है जिसमें स्टेट और गवर्नमेंट का डिफरेंस बताया गया है दोस्तों, है ना। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट सिंपली होता है एक पर्टिकुलर एरिया, जिसे हम लोग एक कंट्री के नाम से भी जानते हैं, जैसे इंडिया स्टेट, श्रीलंकन स्टेट, है ना, या फिर पाकिस्तान एज ए स्टेट। तो स्टेट इज अ पर्टिकुलर कंट्री, है ना, वेयर पीपल आर लिविंग
फाइन, लेकिन गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट दोस्तों एक सरकार है जो हमेशा चेंज होते रहता है। अगर मैं एक सिंपल लेमन टर्म्स में बात करूं तो मान लीजिए स्टेट एक गाड़ी है और गवर्नमेंट उस गाड़ी का ड्राइवर है जो उस गाड़ी को चलाता है। एक बार फिर से, जो स्टेट है वो एक गाड़ी है ना, और गवर्नमेंट क्या है? उस गाड़ी का ड्राइवर है। तो ड्राइवर चेंज होते रहता है ना, गाड़ी फिक्स है। अंडरस्टूड? तो देश जो स्टेट है वो फिक्स है, गवर्नमेंट क्या होते रहती है? चेंज होते रहती है। स्टेट अपने आप में एक होल है, अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है ना, और गवर्नमेंट उस स्टेट का एक पार्ट है। अंडरस्टूड? यस। तो इस तरीके से आपने इसको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ लिया है ना। यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसा हो ये हम अमेरिका से पूछ के करेंगे, ये नहीं है। हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि हमें किसके साथ में ट्रेड करना है, किसके साथ में रिलेशन बनाना है ना, किसके साथ में हमें बातचीत करनी है, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सोवरेन। ओके, यहाँ पर ये जो टर्म दिया हुआ है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट विथ योर टीचर, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका हाइलाइट्स बताया भी है ना। यस, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो थोड़ा फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको एक बहुत ही बेसिक बट बहुत पावरफुल राइट्स मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, जिसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, है ना। अगर कोई भी करता है तो आप एक आर्टिकल याद रखिएगा, दैट इज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस आर्टिकल के माध्यम से डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, है ना। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना। तो आप हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे एक है राइट टू इक्वलिटी, हम सब इक्वल हैं, रिगार्डलेस ऑफ अवर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, है ना। ये सभी चीज़ों से ऊपर उठ के हम सब क्या हैं? इक्वल है। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। इसके साथ दोस्तों हम सभी को एम्प्लॉयमेंट का, बराबरी का अपॉर्चुनिटी है, मिलता है। ओके, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। तो इस तरीके से राइट टू इक्वालिटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में क्या है कि हम सब आज़ाद हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम सब बोलने के लिए, अपने जो थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आज़ाद हैं। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, हम लोग ग्रुप बनाने के लिए आज़ाद हैं, है ना। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम पूरे देश भर में कहीं भी घूमने के लिए और रहने के लिए आज़ाद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के भी घर में आप रात को 2 बजे घुस जाओगे, है ना। हर जो फंडामेंटल राइट है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में आता है ना। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब जैसा लिखा है वैसा नहीं है, सभी के साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं दोस्तों, है ना। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर राइट टू एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं कि देश के खिलाफ आप कुछ गलत बात बोलने लगे, है ना, तो वो अलाउड नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ पर है द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, चाहे आपके पापा फार्मर हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं आप इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं आप डॉक्टर बन जाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता दोस्तों, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि जो लोगों का इलीगल सेलिंग और परचेसिंग हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल और बाकी एपिसोड सीरीज में कि बच्चों का या फिर विमेन का, है ना, लोग बाग उनको बड़ी सिटीज में जाके बेच देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बहुत बड़ा ये क्राइम है हमारे देश में, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मतलब होता है कि बंधुआ मजदूर। आप किसी पर्सन को रख लिए हैं, उसको सुबह शाम काम करा रहे हैं, रोजगार या तो दे ही नहीं रहे हैं तो बहुत कम दे रहे हैं, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज फोर्स लेबर। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ
सॉरी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, है ना। जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको बहुत ही हैजार्डियस काम में आप लगा रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में, तो वो कहलाता है चाइल्ड लेबर। तो 3 चीज याद रखिएगा, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये तीनों ही किसका वायलेशन है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अकॉर्डिंग आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप रिलीजन ए को फॉलो कर रहे हो, रिलीजन बी में जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो विथ योर कंसेंट, नॉट बाय प्रेशर, है ना। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है तो आप किसी भी रिलीजन को फॉलो मत करिए, है ना। तो ये सभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना। तो आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपना एक अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा देश में कई सारे हिंदू यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, है ना। तो ये आपको फंडामेंटल राइट मिला है ताकि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर सको। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट और सपोर्ट और प्रमोट करने के चक्कर में दूसरे के कल्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है दोस्तों, है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द फंडामेंटल राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ऊपर के 5 राइट्स का कोई मतलब नहीं है ना। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है कि अगर मान लीजिए ऊपर के 5 में से कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे मैंने आपको आर्टिकल 32 बताया था, एज पर द आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूं मैं। इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स, है ना, तो ये किस टाइप के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा? तो डेफिनेटली ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि ये चाइल्ड लेबर में आ रहा है। उसी तरीके से आप बाकी 3 पढ़िएगा और आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट टॉपिक है ये सेक्युलरिज्म का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस, जहाँ पर आप देखेंगे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल कॉपी है उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, है ना। एक चीज आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कमेटी थी, रॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी थी, उनके जो चेयरपर्सन थे वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, है ना। तो ये दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको विशेष कर से आप याद रखिएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज Dr. Rajendra Prasad and the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly was Dr. भीमराव अंबेडकर साहब, है ना। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्युलरिज्म, है ना। तो सेक्युलरिज्म मैं आपको बताना चाहूंगा, सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि स्टेट, है ना, या फिर गवर्नमेंट जो है और रिलीजन दोनों अलग अलग है। स्टेट इज स्टेट एंड रिलीजन दोनों क्या है दोस्तों? सेपरेट है। और यहाँ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा हमारे देश के रेफरेंस में कि स्टेट जो है उसके लिए कोई रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट या कोई रिलीजन कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बराबर है, सब इक्वल है ना। एवरी रिलीजन इज इक्वल इन इंडिया, ओके। और हम सभी रिलीजन का इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे, किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजन के आधार पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव या एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। ये है सेक्युलरिज्म का मतलब, ओके। और दोस्तों हमारे देश में, ओके, सेक्युलरिज्म के अंडर पे ही जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको भी आप देख सकते हो कि हमारे देश में हर किसी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो खुश नहीं है तो चेंज कर सकता है, बहुत से रिलीजन को एक साथ फॉलो कर सकता है। चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना कर सके तो वो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करे, ओके। तो ये सभी चीज़ें हमने सेक्युलरिज्म में देखा है। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो सेक्युलरिज्म में अगर कहीं भेदभाव होता है, किसी रिलीजन में अगर कोई भेदभाव होता है तो वहाँ पर
हमारा स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, हमारा गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है वहां पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रिपल तलाक का आप एग्जांपल ले लीजिए। ट्रिपल तलाक में विमेन के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, स्टेट ने वहां पर इंटरफेयर किया और ट्रिपल तलाक के ऊपर बैन लग गया। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको करना है, सपोर्ट करना है, तो वहाँ पर हम सपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिख कम्युनिटी में पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है, तो जैसे ट्रैफिक का जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, तो उसमें सिख कम्युनिटी के लिए एक्सेप्शन है कि अगर वो बाइक चला रहे हैं तो उनके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट किया, लेकिन जहाँ पर चीज़ें गलत है वहाँ पर हम उसको बैन भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन में पहले अनटचेबिलिटी होता था, तो उसको हमने अभी बैन कर दिया है। चाइल्ड मैरिज होता था, तो उसको हमने अभी बैन कर दिया है ना। तो ये सभी चीज़ों को भी हमें आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है ना, और जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे सिख कम्युनिटी के बारे में, तो वहाँ पर भी इंटरवीन किया जा सकता है। और नॉर्मल केस में स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है। That is the main concept of secularism. I hope the picture is completely clear to you all, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया है। लास्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश में टोटल 11 है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल वी हैव। जैसे हमारे देश में नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट कम्स अंडर दी नेशनल फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। तो हमें अपना फंडामेंटल राइट तो बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता नहीं होता। तो आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और एक मेरा और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है बिल्कुल आप एक तो हाईलाइट कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, और दूसरा अपना नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाइएगा, है ना। ये हम क्लास 8 का यहाँ पर से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा फास्ट लगा हो लेक्चर तो आप स्पीड स्लो कर लीजिएगा या फिर एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि पूरी चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स जैसे कि संपत्ति, है ना, जो मम्मी पापा का जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारा शेयर है, तो वो तो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है कि वो हमारा राइट है ना। लेकिन मम्मी पापा का सेवा करना है, सर्विस उनको देना है, बहुत अच्छे से लाइफ स्टाइल देना है, ये हमारा ड्यूटी होता है। तो ये बच्चों को नॉर्मली याद नहीं रहता। उनको 1-2 गिलास पानी दे दो मम्मी पापा को, सो ये हमें याद नहीं होता है ना। सो लाइक जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वैसे एक मैं यहाँ पर नोट बता दूँ कि जो मैंने राइट टू प्रॉपर्टी बताया अभी, है ना, वो पहले फंडामेंटल राइट था, अभी उसको लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है ना। तो अभी जैसे हमने देखा जो 6 फंडामेंटल राइट्स था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी कहीं भी मेंशन नहीं था, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप नोट्स बहुत अच्छे से बना लोगे। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे कि कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जिसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आर्बिट्ररी मतलब होता है कि वन साइडेड रूल, है ना, सिर्फ एक पर्सन पूरे पावर को एंजॉय कर रहा है, वही सभी डिसीजंस ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्ररी। यहाँ पर देखिए, व्हेन नथिंग इज फिक्स्ड एंड इज इंस्टेड लेफ्ट टू वंस जजमेंट, एक ही व्यक्ति का पूरा जजमेंट हो, एक ही व्यक्ति का पूरा चॉइस हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी कहते हैं। आइडियल मतलब आदर्श, सबसे बेस्ट, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब जो हमारा स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, वो वाला टाइम। पॉलिटी मतलब होता है जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, वो थ्योरी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप समाज में इम्प्लीमेंट कर देते हैं और एक ऑर्गेनाइज उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोवरेन, सोवरेन जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल या ग्रुप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं, है ना, पूरी तरीके से फ्री हैं, इसको हम कहते हैं सोवरेन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैंने पहले ही बताया है कि इलीगल परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। टायरनी भी मैंने बताया यहाँ पर कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है पावरफुल ग्रुप के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, टायरनी कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जहां भी कोई भी डाउट आता है, दिक्कत आती है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। एंड वी विल मीट यू अगेन विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8th।
With this note, all the best for this entire session. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you.